सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट झांझर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताने वाला हूं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, राष्ट्रपति का क्या वेतन होता है, भत्ता होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी एज चाहिए। जितने भी एग्ज़ाम्स में राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो को देख लेने के बाद आप ज़रूर सही आंसर कर पाओगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका समय ख़राब नहीं होने दूंगा। वीडियो जब लास्ट में आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ वो मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप सबका ये जो है वो हेल्पफुल हो सके और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। खासकर जीके जीएस पोर्शन जो छूट जाता है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे आर्टिकल 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जी हाँ, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा जो आती है और राष्ट्रपति आता है, जो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में कुल मिला के यह बात है कि संसदीय व्यवस्था है। अगला पॉइंट है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, और यह भी पूछेगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, तथा प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका होता है। नाम मात्र का हेड होता है राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक जो हेड होता है वह मंत्रिपरिषद का वह प्रधानमंत्री होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जो है डिटेल पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में एक एक पॉइंट को बारीकी से आप ध्यान देंगे और सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सभी पॉइंट अच्छे से बता रहा हूँ। जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अर्थात संवैधानिक जो हिसाब से सबसे प्रधान जो होता है वो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अगर आप राष्ट्रपति के बनना चाहते हैं तो आपके भीतर क्या सब योग्यता होनी चाहिए वो जानते हैं। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वह यह है कि संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात मिनिमम 35 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति बनेगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सके, या फिर चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, अर्थात वो किसी भी जॉब या किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो। ये है राष्ट्रपति होने की योग्यता। आप इसे समझ लेंगे कि उसमें 4 पॉइंट क्या सब होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वही आदमी जो इलेक्शन में खड़ा है राष्ट्रपति बनने के लिए, या अगर वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर पहले से ही है, या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य अर्थात कोई वो मंत्री है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, तो वह मंत्रिपरिषद में रहते हुए भी उस इलेक्शन को लड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होगी, क्या होगी, यह आर्टिकल 54 में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, इसमें जितने भी सदस्य हैं वो सब निर्वाचित हैं। ये नहीं जो मनोनीत राष्ट्रपति करता है वो भाग नहीं लेता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा, जो राज्य में जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें जो हम चुन के भेजते हैं, उन सभी प्रतिनिधियों का जो है
वह यहाँ पे जो है वो लोग वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि सभी राज्य के अलावा इन 2 केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति इलेक्शन में सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से 2 जगह, तो इसे आप याद रखेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी, इन 2 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से भी। अब अगला पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। इनमें प्रस्तावक जो होता है वह 50 सदस्य होता है और 50 सदस्य अनुमोदक होता है। अगला पॉइंट आते हैं कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो उसमें इतना बार कोई जो है लिमिट फिक्स नहीं है कि कोई 1 बार बन सकता है, कोई 2 बार बन सकता है। कई सारे देश में ये फिक्स होते हैं। तो भारत में कोई व्यक्ति जो है जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह आर्टिकल 55 में बताया गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह किस विधि प्रणाली के अनुसार होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके अंतर्गत जो है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह आर्टिकल 55 में है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। अगर निर्वाचन अवैध हो जाता है तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया वह अवैध नहीं होगा, वह जो है जो उसने जो काम किया है वह चलेगा। अब एक लिस्ट में एक नज़र में हम लोग झांक लेते हैं कि जो भारत के जो है राष्ट्रपति हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। और दूसरा राधा कृष्णा, इनको भी जान लीजिए, यह 62 से लेकर 67 तक रहे थे। और तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह 67 से लेकर 69 तक रहे थे। ये अब इतना ज़रूरी नहीं है। वर्तमान में हमारे रामनाथ कोविंद हैं और रामनाथ कोविंद जो है वह 2017 से हैं और अभी तक चल ही रहे हैं। इनसे पहले एक हुए थे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 हुए हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से 2012 तक रही थी। एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति बने थे, तो 2002 से 2007 तक। तो कुल मिला के ये सब इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे या नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं कि डॉक्टर VV गिरी ने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य। अर्थात जब राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता था तो बीच में या फिर किसी आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो उस बीच में ये 3 आदमी ऐसे थे जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वह सेवा करने का अवसर मिला था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी नाम याद रखें कौन कौन। VV गिरी, उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद से क्या कहते हैं BD जत्ती। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अर्थात राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष तक जब से वह पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात जब राष्ट्रपति की कार्यकाल समाप्त हो जाती है तो तब तक पद पे रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुन के फिर उस जगह पे नहीं आ जाता। यह आर्टिकल 56 में लिखा गया है। अगला देखते हैं कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। और अगर वो अनुपस्थित रहे तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा एज होती है, उनके सम्मुख जो वह राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति जो है अगर इस तरह की कंडीशन देश में आती है तो 5 साल से पहले भी त्याग सकता है। और कौन सी कंडीशन है, अब उस कंडीशन को जानते हैं। ये ऐसी क्या कंडीशन है जो राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले जो है पद त्यागने के लिए जो है वो विवश कर सकती है। तो पहला है, राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा उपराष्ट्रपति को, अर्थात राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो वह उपराष्ट्रपति को अपना संबोधित करेगा त्यागपत्र। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अर्थात जब राष्ट्रपति को जो है वह त्यागपत्र देना होगा तो अपनी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अगला पॉइंट है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर भी राष्ट्रपति पद से त्याग देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, यह आर्टिकल 61 में है। तो आपको पूछेगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाए जाने का अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 61 आप याद रखेंगे। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 का ए में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अर्थात महाभियोग जो है वो तभी ही लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे जब वह संविधान को अतिक्रमण कर रहा हो, दाब रहा हो या मन मुताबिक उसमें जो है वह बिना मनमानी के निरंकुशता के साथ बदलाव कर रहा हो। तो उसी स्थिति में राष्ट्रपति पर केवल और केवल महाभियोग लगाई जा सकती है और यह लिखा गया है एक आर्टिकल 61 के 1 में। लेकिन मेन आप आर्टिकल 61 याद रखेंगे। पूछता है कि महाभियोग की प्रोसेस जो है वह किस में है, तो आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह आर्टिकल 61 को अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अर्थात जब महाभियोग लगाने की प्रोसेस जो है वह किसी में भी, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, किसी में भी स्टार्ट की जा सकती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। जो भी सदन इस बात को उठाएगा वह 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिख के देगा इस बात को। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है को 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। यह थी तो जो है वह अभियोग जो है वो उस पर महाभियोग लगाती है, उसका प्रोसेस कि कैसे होता है ये आप जान लिए हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीना के अंदर भरना होता है। अर्थात राष्ट्रपति का जब पद समाप्त हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर अगला राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अर्थात अगर जो है वह राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या किसी कारण बस वह महाभियोग के कारण हट जाता है तो 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा और उसका चुनाव, नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई हो जब इलेक्शन के बाद देश में जो है वो इलेक्शन तुरंत नहीं हो पा रहा हो और उसका राष्ट्रपति का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो चुका हो, तो इसलिए उपबंध है कि जो पुराना राष्ट्रपति है वो तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति को जो हुआ राष्ट्रपति का कार्य नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 के अंतर्गत बताया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए, आपको एग्जाम में आता है यह पॉइंट, अच्छे से देखेंगे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ऐसे आकस्मिकताओं में, ऐसा इमरजेंसी में आर्टिकल 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम
1969 पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति भी किसी कारण, यदि उपराष्ट्रपति और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके भी नहीं रहने पर जो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सबसे सीनियर होंगे, जो उस समय उपलब्ध होंगे, तो राष्ट्रपति के कृत्यों को, वह कामों को वही करेंगे। तो यह कुल मिला के प्रोसेस है। इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से अनुपस्थित रहेंगे तो राष्ट्रपति का काम आखिर तक कौन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है वह कितना होता है। तो राष्ट्रपति के वेतन जो होता है वो मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वह इनकम टैक्स से फ्री होता है, आयकर से मुक्त होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। रहने के लिए स्थान और संसद द्वारा जो भत्ता होता है वह उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। जब उनकी कार्यकाल होगा तो उनके कोई किसी भी चीज़ में कोई कटौती नहीं होगी, टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन जो है वह उनको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। अब राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य को जानते हैं कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि नियुक्ति संबंधी अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति जो है किस किस चीज़ों का नियुक्ति कर सकता है उसको पहले जानते हैं। तो पहला पॉइंट नियुक्ति संबंधी अधिकार के अंतर्गत जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, आता है एग्जाम में कई बार। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलवाता है। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है या फिर नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जो है वह नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, पूछता है। ये सब पॉइंट जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं, इसीलिए आप इन सब को जो स्क्रीनशॉट लेके या फिर दोबारा वीडियो को पीछे कर करके इसको समझें और देखें। तो हम लोग थे पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको करता है। चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को करता है। पांचवा, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, और अन्य चुनाव आयुक्त जो उसके अलावा भी 3 चुनाव आयुक्त और होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। अगला, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भी जो है वह नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। अगला है राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आता है एग्जाम में। अगला है यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, और उन सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला पॉइंट है संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 11वां है कि वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 12वां है भाषा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और 13वां है पिछड़ा आयोग वर्ग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और नेक्स्ट पॉइंट, जो भी राजदूत बनते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो रिपोर्ट देने वाले आयोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये थी राष्ट्रपति की जो है वो जो नियुक्ति वाली शक्तियाँ थी वो। अगला देखते हैं उनकी विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, कौन कौन सा, तो संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने की संबंधी अधिकारी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखेंगे कि संसद का जो सत्र होता है उसे शुरू करने का अधिकार, उसके आज्ञा देने का अधिकार, या फिर उसको ख़त्म करने का अधिकार, या लोकसभा को भंग करने का अधिकार, यह सब जो है राष्ट्रपति के पास होता है। दूसरा पॉइंट, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, अर्थात जब भी राष्ट्रपति चाहे तो वो दोनों सदन में या एक सदन में जाके भाषण दे सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति, जो फर्स्ट जो सेशन होता है किसी भी लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अगला पॉइंट है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जो संसद द्वारा जो विधेयक बनता है, अर्थात जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होकर जो लास्ट में फाइनली राष्ट्रपति के पास ही जाता है और उसके अनुमोदन के बाद, उनके साइन के बाद ही वो कानून लागू होता है। अगला पॉइंट है संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। संसद में जो कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन बहुत ही नेसेसरी है। ये कौन कौन से विधेयक हैं? तो पहला है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, अर्थात किसी भी नए राज्य या निर्माण या किसी भी तरह के नए क्षेत्रों या सीमाओं के नाम में परिवर्तन होगा तो यह परमिशन जो है वह राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है धन विधेयक, अर्थात धन विधेयक जो है आर्टिकल 110, इसको याद रखेंगे, पूछता है धन विधेयक के आर्टिकल कितना 110, इसके अंतर्गत भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, अर्थात जो संचित निधि भारत का संचित निधि है जिसमें संचित किया जाता है धन को, उसका व्यय करने के लिए विधेयक जो आएगा उसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हो प्रभाव डालने वाले विधेयक पर भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे टैक्स जो जिसमें राज्य हित जुड़े हो। अगला पॉइंट है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, वही राष्ट्रपति की जो है वह परमिशन जरूरी है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाती, यदि कोई ऐसा विधेयक होता है जिसमें दोनों सदनों में जो है वह कोई असहमति हो जाती है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, जो है वो बुलाता है संयुक्त सदन को। और संयुक्त जो बैठक है उसका आर्टिकल कितने से संबंध है, तो यह है आर्टिकल 108 से इसका संबंध एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल 108 से याद रख लेंगे, यह संयुक्त बैठक को बुलाता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं और राष्ट्रपति इसको जो है वह संबोधन कर सकता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता, इस बात को आप याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर कोई अनुदान की मांग होता है तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह आर्टिकल 113 के 3 में है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, राष्ट्रपति का जो है वह संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है, अर्थात वह संसद में कुछ सदस्य ऐसे फिक्स होते हैं संविधान के अनुसार जिसका जो है वह मनोनयन या चुनाव कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है वह यहाँ समझते हैं कि जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते हैं। अर्थात लोकसभा में जो है वह राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो है व्यक्ति को जो है नामांकित कर सकते हैं। यह आर्टिकल 331 में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, वो भी आंग्ल भारतीय, जबकि 12 व्यक्तियों को जो सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो है दक्षता हासिल किए हुए हो, उन्हें राज्यसभा में जो है वह नामित कर सकता है। यह आर्टिकल 80 का 3 में है और लोकसभा वाला जो है वो आर्टिकल 331 में था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होता है। अब क्या होता है अध्यादेश, जानते हैं कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश वाला आप अनुच्छेद ऐसे याद रखेंगे 1, 2, 3। और जब संसद का सदन समाप्त हो गया रहता है या बीच में बंद रहता है, स्थगित रहता है, तो उस समय के लिए जो है वह राष्ट्रपति अगर कोई ऐसी चीज़ें बातें आ जाती है तो वह उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और यह संसद के कानून के जैसा ही चलता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है या 6 सप्ताह पूछ सकता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। अगला पॉइंट जानते हैं सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्या सैनिक शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के पास जो सैनिक शक्ति होती है वह होती है सैन्य बल की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग जो है वह विधि द्वारा नियमित होता है, अर्थात जो है वह सैन्य बल जो है तरीके से या कानून के हिसाब से किया गया हो। नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति।
इसके अंतर्गत दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। यह सब कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी देश के राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास जो वो क्षमादान की शक्ति भी होती है, इसे आप जरूर जान लें क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 72 में बताया गया है, आर्टिकल कितना में? आर्टिकल आपको 72 में बताया गया है। क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड को स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह जो है किस तरह का जो है वो बात करे। कहने का यह मतलब है कि अगर कोई आदमी को दंड मिल चुका है तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उसके दंड को कम कर सकता है या फिर उसके दंड को जो है पूरा माफ़ कर सकता है। यह क्षमा के अंतर्गत आता है अर्थात उसे क्षमा कर सकता है। जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। परिहास में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, अर्थात दंड वही रहेगा लेकिन अब समय घटा दिया जाएगा। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास हो तो उसके 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है कि प्राविलंबन में किसी दंड पर विशेष अर्थात मृत्युदंड रोक लगाना ताकि दोष व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। इस तरह की चीज़ें जो है वह राष्ट्रपति के पास होता है कि वह किसी को माफ़ कर सकता है चाहे वह उसको मृत्युदंड ही क्यों न मिला हो। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब क्षमा दान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। अर्थात अगर राष्ट्रपति एक बार क्षमादान याचिका को खारिज कर देता है तो उसके बाद दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की आपातकालीन कुछ शक्तियां होती है। आपातकाल में राष्ट्रपति कुछ अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वो कौन कौन से जानते हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो होती है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है आपातकाल वाली सारी बातें, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत जो है वह आपात के बारे में मिलता है। इस आर्टिकल को याद रखेंगे, 352 से 360 और भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपातकाल से। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार का जो आपात लागू कर सकता है मंत्रियों की सलाह से। तो देश में 3 तरह के कौन कौन से अकाल हैं तो आपात हैं। तो पहला है युद्ध तथा बाह्य आक्रमण। अगर युद्ध तथा बाह्य आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई आपात होता है तो वह जो है वह पहला आपात की स्थिति होता है। यह आर्टिकल 352 के अंतर्गत लिखा गया है। दूसरा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उससे जो उत्पन्न आपात होता है वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत बताया गया है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तीसरा है वित्तीय आपात। यह होता है कि अनुच्छेद 360 में बताया गया है न्यूनतम अवधि इसकी 2 महीने होती है। वित्तीय अनुपात का मतलब हुआ कि किसी भी तरह से आर्थिक अनुपात आ जाना, और यह आर्टिकल इसका पूछता है बार 360 है। और किसी भी राज्य में जो है वो संविधान तंत्र विफल होने का आर्टिकल है 356। और जो बाह्य युद्ध या फिर बाहरी सशस्त्र विद्रोह के कारण जिस पे आर्टिकल बनी है वो है आर्टिकल 352। जिस आपात की जो है स्थिति बनती है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत बनती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है। एग्जाम में कई बार आता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वह सुप्रीम कोर्ट से जो है वह किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है वह परामर्श ले सकता है। तो परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के अनुसार, और लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं, और ऐसा नहीं है कि वह जो परामर्श लेगा वह मान ही लेगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अर्थात अगर कोई बिल या फिर कानून अगर दोनों सदन में पास होकर राष्ट्रपति के पास जा सकता है, चला गया है और राष्ट्रपति अनुमति नहीं देना चाह रहा हो या फिर निर्णय बाद में लेना चाह रहा हो, तो वह जो है अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और जेबी वीटो क्या होता है जानते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 111 में यह
बताता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो वह विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा दे। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था। कैसे देखिए, 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया था। तो ये कुछ बातें थी। अगला पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल में रखवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, मैंने आपको बता दिया है। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे, ये भी बता दिया है। अगला है एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं, यह बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो ये भी आप याद रखिए कि 2 बार मतगणना किनके टाइम में करनी पड़ी थी, तो बीबी गिरी के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। यह कई बार एग्जाम में आता है कि ऐसे कौन से उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हार गए थे, उसके बाद जो वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला पॉइंट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। मैंने आपको बता दिया है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी और बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। आप इसे पढ़ के आप बूस्ट हो चुके होंगे। तो यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर करिए। आप चाहे जहां भी कर सके, किसी ग्रुप में या फिर अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे, जहां भी कर सकें इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।